हेलो। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आज का जो विषय है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य के समानार्थक हिस्ट्री शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने लगभग 456 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व में किया था। हेरोडोटस महोदय ने इतिहास के 4 प्रकार के प्रमुख लक्षण निर्धारित करते हुए यह बताया कि इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह मानव जाति से संबंधित होता है, अतः यह एक मानवीय विधा है। इतिहास क्या है? इतिहास एक मानवीय विधा है। यह तर्क संगत विद्या है क्योंकि इसके तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं। इतिहास यदि अगर कुछ लिखते हैं तो वो निष्कर्ष और प्रमाण पर आधारित होता है। यह शिक्षाप्रद विद्या है क्योंकि यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इससे कुछ भविष्य के बारे में हमको सीखना पड़ता है। इटालियन विद्वान विद्वान है एक विको ने क्या कहा है? इतिहास का निर्माता मनुष्य स्वयं है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां समान रहती है, अतः विभिन्न युगों में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास चक्रवत घूमता रहता है। इसी आधार पर विको महदेव ने मानव विकास के 3 अवस्थाएं बताएं। एक है देवयुग, दूसरा है वीर युग और तीसरा है मानव युग। ये इसको कौन बताते हैं? इसको बताते हैं विको महदेव इसको बताते हैं। आगे है जर्मन दार्शनिक कांट का कहना है कि इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित करते हैं कि प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष रहता है। बाह्य प्रगति उन आंतरिक शक्तियों की कलेवर मात्र रहती है। यह एक निश्चित नियमानुसार मानव जगत में कार्यशील रहती है। मतलब उसकी जो प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष रहती है और बाह्य प्रगति आंतरिक शक्तियों की मात्र वो बाहरी आवरण होता है। तो यह एक निश्चित नियमानुसार मानव जगत में कार्यशील रहती है। जो इतिहास है ये निश्चित नियमानुसार क्या होता है, ये जगत में इस संसार में क्या रहती है, कार्यशील रहती है। हिगल का क्या कहना है देख लेते हैं। हिगल ने इतिहास दर्शन पर गंभीरता से विचार करते हुए कांट की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण संकलन मात्र नहीं है। मतलब इतिहास केवल घटना को नहीं दिखाता, उसके संकलन को नहीं दिखाता, उसके अंदर कारण कार्य श्रृंखला को भी दर्शाता है। मतलब हिगल ने क्या कहा है, कारण कार्य की श्रृंखला भी इतिहास में होती है। मतलब इतिहास में होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता। मतलब इतिहास में केवल घटना नहीं रहता ना, बल्कि उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी रहते हैं। मतलब उसमें आंतरिक प्रवृत्ति भी रहती है। समस्त विश्व में कारण कार्य की श्रृंखला का जाल बिछा हुआ है। अतः वास्तविक इतिहास वह है जो श्रृंखला की व्याख्या करता हुआ विश्व सभ्यता की प्रगति का वृत्तांत करता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में विश्व सभ्यता की प्रगति का वृत्तांत होता है। मतलब विश्व सभ्यता कैसे उसका विकास हुआ उसका वृत्तांत इसमें आपको मिलेगा। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। डार्विन का विकासवाद जीव सृष्टि की विकास प्रक्रियाओं पर आधारित है। वहीं स्पेंसर का सिद्धांत भौतिक पिंडों के संगठन व विघटन की प्रक्रियाओं के आधार पर। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित है, तो हेनरी गर्वेस का सिद्धांत मूलतः मानसिक क्रियाओं पर आधारित है। यदि अगर इस कक्षा में जितना भी चीज़ बताया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले जो टॉपिक जो समझना है वो हमको समझना है कि इतिहास क्या है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। उसके बाद फिर सेकंड है जो इतिहास प्रक्रिया में जो हम लिखते हैं या विकास प्रक्रिया होती है। विकास प्रक्रियाओं के आधार पर ही साहित्य की विकास प्रक्रिया को समझा जाता है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य विकास करते रहता है, युग आगे बढ़ते रहता है, साहित्य की विकास प्रक्रिया को उसी के आधार पर क्या करते हैं, समझते हैं। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया को समझने का कुछ सिद्धांत दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया है वो तेन महोदय ने दिया है। किसने दिया है? तेन महोदय ने क्या दिया है, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने साहित्य के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात बताई है। तेन महोदय ने
साहित्य के विकास की व्याख्या 3 आधारभूत सूत्र के आधार पर की। वो है जाति, वातावरण और क्षण। जाति, वातावरण और क्षण। तो तेन का मानना है कि तीनों सूत्र जाति, परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय की परिस्थितियों के सूचक है। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों के समझना अति आवश्यक है। मतलब ये जब किसी साहित्य के इतिहास को जब हम समझते हैं, उसको समझना होता है, तो उसमें हमको उसके जाति, उसके आसपास के वातावरण और उसके क्षण, मतलब जो समय है, उस चीज़ को हमको समझना होता है। कुछ जर्मन इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं? जर्मन इतिहासकार केवल युग चेतना को साहित्य का विकास आधार मानते हैं। मतलब युग चेतना को साहित्य का विकास आधार मानते हैं। जैसे कि कोई टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड में जो उस समय में जो चेतना थी, वही साहित्य के विकास का आधार है। ये ऐसा किसने माना है? जर्मन इतिहासकारों ने माना है। वहीं कुछ अंग्रेज विचारक जो हैं परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों को महत्व दिया है। तो विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया। मार्क्सवादी चिंतन ने व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों, वर्ग संघर्ष को आधार बना है। मार्क्सवादी चिंतन में हम देखते हैं कि वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति के आधार पर साहित्य की व्याख्या वो करते हैं। तो यहाँ पर एक तेन महोदय को हमेशा याद रखना। तेन महोदय के बारे में यही कि तेन ने साहित्य के विकास के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं, जाति, वातावरण तथा क्षण। और जर्मन इतिहासकारों ने क्या कहा? युग चेतना को साहित्य के विकास का आधार माना है। उसी प्रकार से मार्क्सवादी चिंतक ने किसको माना है? वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति को माना है। ये हम याद रखेंगे। फ्रायड विचारवादी लेखक है, मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। और रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोविज्ञान एवं अर्थ विज्ञान के आधार पर की है। चलिए ठीक है। आगे कार्लाइल महोदय की मान्यता है किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति, विज्ञान के इतिहास का सार होता है। मतलब किसी राष्ट्र का जो इतिहास होगा वो उसके धर्म, राजनीति, विज्ञान के इतिहास का क्या होता है? सारांश होता है, ऐसा कार्लाइल मानते हैं। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और उसको विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इतिहास में जब साहित्य का इतिहास जब लिखा जाता है तो राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य की क्रमागत दिशा और विकास को देखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी से क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण होता है। उपरोक्त सिद्धांतों, ये सब जितने भी सिद्धांत हैं, इसी को देखने पता चलता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने एक परंपरा, वातावरण द्वंद्व पर ही अधिक बल दिया और इसी से साहित्य का क्या होता है? विकास होता है, उन्होंने माना है। शेष 2 तत्वों को ही उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को ही स्वीकारा है, परंतु जहाँ द्वंद्व है वहाँ संतुलन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया इनमें से किसी एक सूत्र पर आधारित नहीं होती। तो ये जो टॉपिक है अभी हम देख रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि साहित्य के विकास के प्रमुख कौन कौन से बिंदु, मतलब साहित्य का जो विकास होता है उसके क्या क्या प्रमुख बिंदुएं हैं। धन्यवाद।